हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो द फर्स्ट मेरिट इज इट हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब देखो, मैंने आपको जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग और फीचर्स को समझा रहा था, मैंने उस समय बोला था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपके पैसे का रिस्क लिमिटेड है। आप अपने, अगर मान लो किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो और अगर इन केस कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, डूब जाती है, इन दैट केस आपका रिस्क मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके शेयर्स के वैल्यू हैं वो है, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉस भी आपका लिमिटेड होगा, लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय यू। तो अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो योर पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क। ऐसा नहीं है कि जिसने आप कंपनी को लोन दिया है, बैंक आकर के आप शेयर होल्डर हो तो आपके पर्सनल एसेट को बेच के अपनी रिकवरी करेगी, ऐसा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें लॉस लिमिटेड है। जनरली क्या होता है, जब आप किसी भी बिजनेस के ओनर होते हो, अगर आपने लोन लिया हुआ है बैंक से और इनकेस अगर बिजनेस नहीं चले किसी कारण, तो क्या है कि बैंक आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके अपना लोन वो पूरा रिकवर करता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। सो लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ये मैंने अनपेड की, जो मैंने अनपेड का फंडा है वो इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो फीचर्स था वहाँ समझाया था। द पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम एनी चार्ज एज डेट ऑफ अ कंपनी कैन बी सेटल्ड ओनली फ्रॉम एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के एसेट्स है उसी को बेचा जाएगा, आपके पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाएगा। इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का रिस्क इसमें बहुत कम होता है। इसीलिए अगर सपोज करो कि मैंने किसी भी कंपनी का शेयर लिया है और कंपनी अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है कंपनी में, तो मेरा रिस्क सिर्फ शेयर के वैल्यू तक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या है कि हम जो हैं इसमें इंटरेस्ट, मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वाया शेयर्स, और अगर मुझे लगे कि यार ये, अगर सपोज़ करो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने किसी कंपनी का शेयर लिया था और मैंने इनिशियली ले लिया आउट ऑफ एक्साइटमेंट की कंपनी अच्छी लग रही है, एंड देन शेयर्स लेने के बाद मैंने पढ़ा उसके बारे में और मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा इसका फ्यूचर। मुझे लगा कि फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी को प्रॉब्लम हो, तो मैंने क्या किया, उसके शेयर्स को इमीडिएटली बेच दिया। तो अगर मेरे पास शेयर्स हैं और मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है उस शेयर को रखने का, तो मैं इमीडिएटली उस शेयर्स को किसी और को बेच सकता हूँ। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन ईजिली अवेलेबल है। So the shares of a company are freely transferable. A shareholder can dispose of his shares at any time when the market conditions are favored और he is in need of money. कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शेयर खरीदा 100 रुपये का, कि आपको लगा कि ये एक साल में 120 रुपये या 130 रुपये होगा, और सपोज 2 महीने में ही वो 100 का 120 हो गया। इन दैट केस आपको अगर लगता है कि नहीं, बहुत जल्दी इसकी वैल्यू बढ़ गई है और इसको बेच देना चाहिए यहाँ से, तो आप बेच सकते हो। तो बेसिकली यू कैन सेल योर शेयर्स वेन एवर यू वॉन्ट टू। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द कंपनी स्टेज इवन इफ द मेंबर डाइज, न्यू मेंबर कम्स, द ओल्ड मेंबर गोज आउट। कंपनी को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी में एग्जिस्टेंस कंपनी की परपेचुअल है। ये तब तक कंपनी रहेगी जब तक लॉ इसको डिसॉल्व ना करते। So joint stock company enjoys a perpetual existence. Change in its ownership and management does not affect its continuity. कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि कंपनी लॉस मेकिंग है और उसके शेयर्स हैं आपके पास, राइट, और कंपनी लॉस मेकिंग है तो किसी कंपनी ने उसको खरीद लिया। जैसे सपोज करो कि स्टील की कंपनी सपोज करो कि लॉस कर रही है, लेकिन मे बी लॉस इसलिए कर रही है बिकॉज उनके पास सही रिसोर्सेज नहीं है, सही लोग नहीं है कंपनी में काम करने के लिए, एंड टाटा स्टील ने उस कंपनी को खरीद लिया। तो अब क्या होगा, खरीद लिया तो उस कंपनी के शेयर्स भी बढ़ेंगे, शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और कंपनी फिर कंटिन्यू होगी, अब टाटा स्टील उसको चलाएगा। तो कंटिन्यूटी रहती है इसमें, इट डजंट कम टू एन एंड। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखो स्कोप फॉर एक्सपेंशन तो डेफिनेटली है, बिकॉज 2 रीज़न है। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी आर बिग इन साइज, 1000 करोड़, 5000 करोड़, जैसे रिलायंस हैज बिकम अ बिग कंपनी नाउ, है ना, 18 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कुछ कुछ तो। जैसे अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एप्पल इज़ क्लोज टू $1 ट्रिलियन। एप्पल का जो मार्केट कैप है, जो साइज़ है कंपनी का, इज़ क्लोज टू $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन मतलब, ट्रिलियन मीन्स 12 zeros, सो $1 ट्रिलियन मतलब एक के आगे 12 जीरो इंटू 82, सो दैट्स द साइज़ ऑफ एप्पल, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि
तो बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास पैसा बहुत होता है, दे कैन ईजिली गेट न्यू फंड्स फ्रॉम बैंक, बैंक्स भी उनको लोन आराम से दे देती है, क्योंकि बैंक का तो काम ही है लोन देना। बैंक वहाँ लोन देना चाहती है जहाँ बैंक को पता है कि मेरा पैसा सेफ है और मुझे टाइम पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लोन चाहिए बैंक से, तो दे इमीडिएटली गेट, और वो एक्सपैंड कर सकते हैं। जो व्हेन यू कंपेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी विद अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनीज को एक्सपेंशन के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बिकॉज उनको फंड्स इजीली मिलते नहीं हैं। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनको फंड्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे बैंक के थ्रू, या वो नए शेयर्स को इशू कर देते हैं जिसको हम एफपीओ कहते हैं, या फिर वो प्रेफरेंशियल इशूज़ ले आते हैं या राइट इशू ले आते हैं। ये सब आप पढ़ोगे आगे जा करके। तो बेसिकली फ़ंड्स को रेज़ करने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट स्मॉल कंपनीज़ के पास फंड्स को रेज़ करने के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो स्कोप फॉर एक्सपेंशन एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, राइट। Moreover, capital can be attracted from public as well as through loans from bank and financial institutions। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट है द इन्वेस्टर्स आर inclined to invest in shares of company because of limited liability। तो इन्वेस्टर्स इसलिए, क्योंकि इसमें नया इन्वेस्टमेंट भी बहुत आता रहता है, क्योंकि इनको पता है कि लायबिलिटी लिमिटेड है, ट्रांसफरेबल ओनरशिप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स। सो तो ये आप कभी भी, आप नए शेयर होल्डर्स को जब आप नए शेयर इशू करते हो, इसको एफपीओ कहते हैं, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो पब्लिक ऑफर। तो आप जब नए शेयर्स को इशू करते हो, आपको इमीडिएटली आपको इन्वेस्टर्स और मिल जाते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स को पता है मेरा लॉस लिमिटेड होगा, आई कैन ईजिली ट्रांसफर माई शेयर्स व्हेन एवर आई वांट टू, राइट। सो इसमें ये होता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट लोग जो काम करते हैं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। नो, तो रिलायंस इंडस्ट्री हो या एयरटेल हो या any big company you talk about, ये लोग जो हायर करते हैं, these people are from IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, या they are from IIT, so they are highly educated people। और इनका जो डिसीजन भी होते हैं इनके बहुत सोच समझ के लिए लेते हैं, इनको बहुत हाईली पे करती है कंपनी, बिकॉज ये जो है कंपनी चलाते हैं, और सिंस ये इतना पढ़ लिख के आते हैं, दे आर सो एजुकेटेड एंड दे आर यू नो, जब व्हेन यू गो टू IIM अहमदाबाद, your study pattern changes differently। एंटायर स्टडी जो है केस स्टडी बेस पे होती है। तो उनको कॉलेज में ही सिखाया जाता है कि कंपनी में कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। दिस इज़ व्हाट केस स्टडी डील्स विद। सो जब वो काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वो डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लेते हैं, इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। और उनको हायर करना ईजी नहीं होता, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो छोटी कंपनीज हायर नहीं कर सकती। छोटी कंपनीज में ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है। देखो, पीपल रन्स द कंपनी, प्रॉपर मैनेजमेंट रन्स द कंपनी। इफ थिंग्स आर मैनेज प्रॉपरली इन अ कंपनी, कंपनी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन ये मैनेजमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी का लोग करते हैं, और अच्छे लोगों को हायर करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकती है। So a company can employ specialists and professional in different areas of business। A large scale of operation facilitates division of work। और इसमें क्या होता है ना, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल होता है। ये मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग अ शू। जब एक शू कंपनी में आप जाओगे, तो एक अकेला आदमी वो शू अकेला नहीं बनाता है। That shoe, the complete process of making a shoe is divided into small processes। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा होता है। तो एक आदमी होता है जो सोल कटिंग का काम करता है, एक बंदा होता है जो सोल को पेस्ट करता है, एक आदमी होता है जो लेसेस बनाता है, एक आदमी होता है जो पॉलिश करता है, एक आदमी होता है जो पैकेजिंग करता है उसको, एक आदमी होता है जो फिनिशिंग देता है। तो इसको डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। तो हर आदमी को डिवीजन ऑफ वर्क में काम उसके स्पेशलाइज्ड एरिया में दिया जाता है, जिसमें वो स्पेशलाइज करता है, राइट। तो अगर किसी का स्पेशलाइजेशन सोल कटिंग है, तो सोल कटिंग का काम करेगा। अगर आप स्पेशलाइज हो सोल कटिंग में और सोल कटिंग का काम आपको मिल रहा है, तो यू विल डू इट इन अ बेटर वे, बेटर देन अदर्स, राइट, अग्री। सो क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक तो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जिसके चलते काम जल्दी होता है। दूसरा, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन हैंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल। दैट मीन्स एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज्ड लोग हैं। You must have heard he's being paid 50 lakhs per annum, 80 lakhs per annum, 1 crore per annum। तो वो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही पॉसिबल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल
जॉइंट स्टॉक कंपनी में गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, राइट? सो व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, दिस इज फॉर श्योर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. कि सपोज करो कि आप कभी प्रिंटिंग करवाओगे, तो देखना प्रिंटिंग जब करवाने जाओगे ना आप, तो प्रिंटिंग का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है आप कितनी कॉपीज़ ले रहे हो. तो प्रिंटर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई कितने कॉपीज़ चाहिए आपको. लेट अस से मेरे को एक पेपर प्रिंट कराना है जिसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है. अब ये डिज़ाइन का पेपर मैं प्रिंटर के पास लेके गया कि मैंने बोला कि ये मेरे को प्रिंट चाहिए. तो प्रिंटर बोलेगा कि कितने प्रिंट चाहिए आपको, कितने पीसेस. तो अगर मैं 1000 बोलता हूँ तो पर पीस रेट कुछ और होगा. अगर मैं 10,000 बोलता हूँ तो पर पीस रेट कुछ और होगा. रीज़न क्या है? देखो, जब प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग में एक फ़िल्म बनती है. फ़िल्म जो पेपर के ऊपर चलती है और वो इम्प्रेशन पेपर के ऊपर आता है. तो फिल्म बनने का कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट है. सो लेट अस अज्यूम फिल्म बनने का कॉस्ट आ गया लेट्स से 1000 रुपये, ठीक है. और पर पेपर कॉस्ट इज़ लेट्स से 50 पैसा. तो ये हो गया 1000 पेपर का हो गया 500, और जो प्रिंटर है उसका प्रॉफिट 500. तो ये कितना हो गया 2000 फॉर 1000 कॉपीज़. तो ये कितना पड़ा 2 रुपीज़ पर कॉपी, ठीक है. अब 10,000 में आते हैं. 10,000 में फिल्म का रेट जो है, जो प्रिंट करता है वो तो 500 ही रहेगा. फिल्म तो एक बार बनती है, उसका रेट तो सेम ही रहने वाला है. 10,000 पेपर अब कितने का आएगा? 5,000 रुपये का. नाउ सिंस यू आर बाइंग इन बल्क, तो पेपर में भी नेगोशिएशन हो सकता है कि 50 पैसे का पेपर नहीं, मैं 40 पैसा दूंगा. चलो यही मानते हैं कि 50 पैसे का एक पेपर है, 10,000 पेपर का 5,000 रुपये, ठीक है. और यहाँ पर भी मान लो उसका प्रॉफिट हम अगर मान लो 1,000 भी प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ प्रॉफिट डबल कमाएगा, ठीक है. मान लो 1500 प्रॉफिट है उसका, 1500 प्रॉफिट देना चाहता है. तो कितना हो गया 5, 6, 7,000 फॉर 10,000 कॉपीज़. तो यहाँ पे 70 पैसा एक प्रिंट का पड़ा. तो सेकंड केस में देखो और फर्स्ट केस में देखो. फर्स्ट केस में एक प्रिंट का कॉस्ट था, फर्स्ट पेज में एक प्रिंट का कॉस्ट था 2 रुपीज़ पर कॉपी, और सेकंड केस में पर प्रिंट का कॉस्ट था 70 पैसा पर कॉपी. ये क्यों हुआ? बिकॉज लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हुआ. तो वही इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. दैट मीन्स व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डेफिनेटली फॉल, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो यहाँ पे वही लिखा है, जब जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करती है गुड्स को, और जब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरता है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जब प्रॉफिट ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली दे कैन एक्सपैंड फर्दर. सो द कंपनी फॉर्म्स a form of business organization, provides tremendous scope for growth and expansion. Large capital and professional management facilitates a large scale operations. Therefore, a company can fully secure the advantage of large scale in production, marketing, finance, everything. Next is goodwill. Obviously, these company enjoy better goodwill better than the smaller companies. अब टाटा स्टील का गुडविल जो है वो अपने गुडविल पे जितना भी लोन उठा ले, और अगर एक छोटी सी स्टील कंपनी है उसके गुडविल पे उसका गुडविल भी कम होगा या उतना नहीं होगा तो उसको लोन नहीं दिया जाए. टाटा स्टील इफ वांट्स कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक एंड बैंक वोंट इवन क्वेश्चन, ठीक है. एंड सोशल एडवांटेजेस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ व्हाट टू से लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. द कंपनी फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेस स्कैटर्ड सेविंग. लोगों के सेविंग्स जो होते हैं, लोग क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ खर्च ना हो जाए तो ये कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो मैं जमशेदपुर से हूँ बेसिकली, तो जमशेदपुर में टाटा स्टील इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसलिए मेरे सारे एग्जांपल में आप टाटा स्टील जरूर सुनोगे. टाटा स्टील इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड टाटा स्टील प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू हाफ द जमशेदपुर. आधा जमशेदपुर टाटा स्टील के अंदर में जॉब करता है. सो ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स अ लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस. नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इसको ध्यान से पढ़ना, ये एग्जाम में आता है. I hope I have made things easier for you. If you liked it, do like my channel. Thank you so much.